हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी नोट्स क्लास 9 का नोट्स को सोशल स्टडी को लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में नाज़ीवाद और हिटलर का उदय को देखेंगे। उसके बाद इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न होंगे उस प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा हिटलर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद में इस चैप्टर से जितना भी ये हिटलर है। तो आइए हिटलर के बारे में जानते हैं। एडोल्फ हिटलर इसका पूरा नाम है और यह जर्मन के शासक था। एडोल्फ हिटलर वे राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के नेता थे और इस पार्टी को प्रायः नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। जो हिटलर का पार्टी था, नाजी पार्टी से हिटलर था, ये नाजी पार्टी से, और इसका पार्टी का नाम था, हिटलर के पार्टी का नाजी था। तो नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है इसको। और सन 1933 से सन 1945 तक यह जर्मनी यानी प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक का वह जर्मनी के शासक रहे। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध तब हुआ जब उसके आदेश पर नाज़ी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था पोलैंड पर आक्रमण। तो पोलैंड पर आक्रमण किया गया था नाज़ी सेना के द्वारा। जो हिटलर का सेना था, फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड को सुरक्षा देने का वादा किया था और वादे के अनुसार उन दोनों ने नाजी जर्मन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि पोलैंड पर वो आक्रमण किया था नाज़ी सेना ने, हिटलर की सेना जो था, और फ्रांस और ब्रिटेन ने वादा किया था पोलैंड को सुरक्षा देने का। और सुरक्षा जो देने का वादा किया था, तो उस वादे के अनुसार फ्रांस और ब्रिटेन भी नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद नाजीवाद को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। नाजीवाद जर्मन तानाशाही एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। नाजीवाद क्या है? एक विचारधारा थी एडोल्फ हिटलर की। यह विचारधारा सरकार और आम जन के बीच एक नए रिश्ते के पक्ष में थी और इसके अनुसार सरकार की हर योजना में पहले तुरंत फिर वह योजना जनता समाज की भागीदारी से चले। कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद, देश प्रेम, विदेशी विरोधी, आर्य और जर्मन हित इस विचारधारा के मूल अंग हैं। नाजी यहूदियों से सख्त नफरत करते थे। नाजी लोग जो थे यहूदी से नफरत करते थे, यहूदियों को वो लोग नहीं चाहते थे और यूरोप जर्मन में हर बुराई के लिए उन्हें ही दोषी मानते थे। यूरोप और जर्मनी में हर बुराई, जितने भी बुराई होती थी तो इसके लिए यहूदियों को ही दोषी माना जाता था। नाजियों ने केंद्र में अपनी सरकार बनते ही जर्मनी में हिटलर की तानाशाही स्थापित की और फिर यहूदियों के जर्मनी में दिल भर गए। द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों के कत्लेआम के पीछे भी नाजियों का ही हाथ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को बहुत ही परेशान किया गया हिटलर के द्वारा। तो अब हम इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न हैं उस प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि हिटलर के विचार किन दार्शनिकों के विचारों पर आधारित था? तो हिटलर के जो विचार था वो चार्ल्स डार्विन और हॉवर्ड स्पेंसर के विचारों पर आधारित था, हिटलर का विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जनवरी 1933 ईस्वी को जर्मनी के किस राष्ट्रपति ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया था? तो हिटलर को किसने चांसलर का पदभार संभालने के लिए न्योता दिया था? तो राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने, जो जर्मनी के राष्ट्रपति थे उस समय। तो 1933 ईस्वी में 30 जनवरी 1933 ईस्वी में हिटलर को न्योता दिया था चांसलर के पद को संभालने के लिए। तो इस प्रकार से हिटलर चांसलर बन जाता है 1933 ईस्वी में जर्मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाज़ी शासन में कुल कितने किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया? तो नाज़ी जो पार्टी था वो हिटलर का पार्टी था, तो इसमें 52 किस्म के लोगों को अपना दमन का निशाना बनाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने सबसे बड़ी भूल क्या की थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने सबसे बड़ी भूल की थी सोवियत संघ पर हमला करके, और हमला करना जो था हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी मानी जाती है। सोवियत संघ पर जो हमला किया गया था हिटलर के द्वारा, तो यह सबसे बड़ी भूल थी हिटलर की, और इसको ऐतिहासिक बेवकूफ़ी मानी जाती है हिटलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ किन किन देशों ने दिया? इन्हें क्या कहा जाता है? तो जर्मनी, इटली और जापान, इन्हें धुरी राष्ट्र कहा जाता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया था। धुरी राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ दिया था, धुरी राष्ट्र जर्मनी के साथ थे, और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली और जापान धुरी राष्ट्रों की ओर से जर्मनी को साथ दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो दो राष्ट्र, दो खेमों में बट गया था पूरा विश्व, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में। तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान थे, और मित्र राष्ट्रों में अमेरिका शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देशों को मित्र राष्ट्र कहा जाता है? तो लीजिए आ ही गया क्वेश्चन। मित्र राष्ट्र में जो देश थे, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस को मित्र राष्ट्र कहा जाता है। तो मित्र राष्ट्रों की ओर से थे फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, और इसमें अमेरिका आकर के शामिल हो जाता है, और ये मित्र राष्ट्र कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर ने आर्थिक संकट से निकालने के लिए कौन सा विकल्प चुना? तो हिटलर ने आर्थिक संकट से निकालने के लिए युद्ध का विकल्प चुना था। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकालने के लिए युद्ध का ही विकल्प चुना था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन पर बहुत सारे जो क्षति हुई थी उसका क्षतिपूर्ति के लिए जर्मन पर थोपा गया था। तो हिटलर इसे देने से इनकार कर दिया था, और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेटो या दड़वा किसे कहा जाता है? तो यहूदी बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे। जो समाज था उसको, उस समाज से अलग होकर के यहूदी रहा करते थे, जिन्हें घेटो या दड़वा कहा जाता था। तो यहूदियों को, जो समाज से अलग रहते थे, उन्हें घेटो या दड़वा कहा जाता था, यहूदियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर का अपराधी कहकर किसे बुलाया जाता था? तो वाइमर गणराज्य के समर्थकों को, वाइमर गणराज्य के जो समर्थक थे उन्हें नवंबर का अपराधी कहकर बुलाया जाता था। नवंबर का अपराधी कहकर वाइमर गणराज्य के समर्थकों को बुलाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नात्सीवाद क्या है? तो यह एक संपूर्ण व्यवस्था और विचारों की पूरी संरचना का नाम है नात्सीवाद। नात्सीवाद एक विचारधारा है जिसका जनक हिटलर को माना जाता है। नात्सीवाद का जनक जर्मन साम्राज्य में यह एक विचारधारा की तरह फैल गई थी, जो खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित था, नाजीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था? तो नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण ये था कि सभी समाजों को जर्मन साम्राज्य में बराबरी का हक नहीं था। वे नस्लीय आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। उनका मानना था कि जर्मनी आर्य सबसे उच्च कोटि की नस्ल है और इसे ही जीने का हक है, बाकी किसी को भी जीने का हक नहीं है, अतः इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। तो जो उच्च कोटि के जो लोग थे उनको सारे अधिकार दिए गए थे, और नीचे तबके के जो लोग थे उनको किसी प्रकार का हक नहीं दिया गया था, और उनको मौत को घाट उतारा जा रहा था। नेक्स्ट है, उनकी दूसरी दृष्टिकोण ये थी नात्सियों की कि जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। उनका मानना था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है, ताकि उनको अपने लोग को बसाया जा सके। उनका मानना था कि युद्धों से जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन, धन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा किया जा सकता था। उनका इस प्रकार का सोच था कि युद्ध से ही जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन, धन और बेहिसाब शक्ति को इकट्ठा किया जा सकता था। इस प्रकार उन लोगों को व्यू ही था युद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर का उदय कब और कैसे हुआ? तो हिटलर का उदय 1919 ईस्वी में बर्कस पार्टी के सदस्य जब लिया था हिटलर ने, तो 1919 ईस्वी में बर्कस पार्टी की सदस्यता ली, और धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। फिर उसे सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दे दिया गया, सोशलिस्ट पार्टी में आ गया, उसी को सोशलिस्ट पार्टी का नाम दे दिया गया, वर्कर्स पार्टी को, और यही पार्टी बाद में नात्सी पार्टी बन गया, नात्सी पार्टी के नाम से जाने लगा।
महामंदी के दौरान जब 1930 में बहुत 29-30 में बहुत भयंकर महामंदी आई थी। तो महामंदी के दौरान जब जर्मन अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी थी तो काम धंधे बंद हो गए थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, जनता लाचारी और भूखमरी में जी रही थी। तो नात्सियों ने प्रोपेगेंडा के आधार पर, प्रोपेगेंडा के द्वारा एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाकर अपना नात्सी आंदोलन चमका लिया और इसी के बाद चुनाव में 32% वोट से हिटलर जर्मन का चांसलर बना और इस प्रकार से हिटलर का उदय होता है। सबसे पहले हिटलर वर्कर्स पार्टी की सदस्यता लेता है 1919 ईस्वी में। उसी पार्टी को नाम चेंज कर दिया जाता है सोशलिस्ट पार्टी, और सोशलिस्ट पार्टी को ही नाजी पार्टी का नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर की राजनीतिक शैली कैसी थी, या फिर हिटलर की राजनीतिक शैली का वर्णन कीजिए। तो हिटलर की राजनीतिक शैली थी कि वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन करने में विश्वास रखता था। वह लोगों का भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता की भावना पैदा करने के लिए बड़े बड़े रैलियों और सभाएं किया करता था। स्वास्तिक छापे लाल झंडे, जो लाल झंडे था जर्मन का, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह लगा, स्वास्तिक बनाया जाता था। तो स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाची सैल्यूट का प्रयोग किया करता था और भाषण खास अंदाज में दिया करता था। भाषणों के बाद तालियां भी खास अंदाज में नाची लोग बजाया करते थे। नेक्स्ट है, चूंकि उस समय जर्मनी भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, इसलिए वह खुद को मसीहा और रक्षक के रूप में पेश कर रहा था। उस समय आर्थिक संकट थी जर्मनी पर और आर्थिक और राजनीतिक संकट से जर्मनी जूझ रहा था और इसी का फायदा उठा करके हिटलर ने उसको फायदा उठाया और अपने आप को मसीहा के रूप में पेश किया, मसीहा और रक्षक के रूप में पेश किया और जनता को इस तबाही से उबरने के लिए अपने आप को अवतार के रूप में सामने रखा। तो ये थे हिटलर की राजनीतिक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका शामिल हुआ, अमेरिका जब कूदा, तो धुरी राष्ट्रों को घुटने टेकने पड़े। अमेरिका मित्र राष्ट्रों की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था और धुरी राष्ट्र जो जर्मनी के साथ दे रहे थे। तो इसके साथ ही हिटलर की पराजय हुई जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर शहर पर अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। तो वाइमर गणराज्य के सामने निम्नलिखित समस्याएं थी। उसमें से पहला है, युद्ध में पराजय और राष्ट्रीय अपमान और हर जाने के लिए इसी को दोषी ठहराया गया। गणराज्य के समर्थकों को नवंबर का अपराधी कहकर उसका मजाक उड़ाया जाता था। जो गणराज्य के समर्थक थे उनको मजाक उड़ाया जाता था नवंबर का अपराधी कह करके। दूसरा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति की तरह ही जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग द्वारा विद्रोह की योजना बनाई गई। इसे वाइमर गणराज्य ने विफल तो कर दिया, परंतु जर्मनी के साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। जो साम्यवादी थे और समाजवादी थे, दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए, एक दूसरे के कट्टर बन गए, कट्टर दुश्मन बन गए थे। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब कर्ज और हर्जाना चुकाने से मना कर दिया हिटलर ने, तो फ्रांस ने उसे बहुत से आर्थिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। जब हिटलर द्वारा जर्मनी की ओर से हर्जाना, जो प्रथम विश्व युद्ध में जो क्षति हुई थी उसको क्षतिपूर्ति के लिए हर्जाना लगाया गया था जर्मनी पर, तो उसको हिटलर द्वारा उसको मना कर दिया गया। तो इसके चलते फ्रांस ने उसके कुछ क्षेत्र थे उस पर, आर्थिक क्षेत्रों पर, जो आर्थिक क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया था। और चौथा है कि 1923 ईस्वी में इस गणराज्य को आर्थिक संकट इस कदर झेलने पड़े कि उसका मुद्रा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी कम हो गई और कर्ज और महंगाई मुद्रास्फीति बढ़ गई, जिसे निपटने के लिए उसे अमेरिका से आर्थिक मदद कर्ज के रूप में लेनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। तो वाइमर गणराज्य के सामने निम्नलिखित समस्याएं थी। तो उसमें से पहला था कि युद्ध में पराजय और राष्ट्रीय अपमान और हर्जाने के लिए इसी को दोषी ठहराया गया था वाइमर गणराज्य को। गणराज्य के समर्थकों को नवंबर का अपराधी कहकर, वाइमर गणराज्य के समर्थक जो थे उनको नवंबर का अपराधी कहकर मजाक उड़ाया जाता था। और दूसरा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति की तरह ही जर्मनी को स्पार्टकिस्ट लीग द्वारा विद्रोह की योजना बनाई गई। इससे वाइमर गणराज्य ने विफल तो कर दिया, परंतु जर्मनी के साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे को दुश्मन बन गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब
कर्ज का हर्जाना चुकाने से मना कर दिया गया तो फ्रांस ने उसके बहुत से आर्थिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और 1923 ईस्वी में गणराज्य को आर्थिक संकट इस कदर झेलने पड़े कि उसकी मुद्रा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी कम हो गई और कर्ज की महंगाई, मुद्रास्फीति काफ़ी बढ़ गई, जिससे निपटने के लिए उसे अमेरिका से भी आर्थिक मदद मांगनी पड़ी। तो ये थे वाइमर गणराज्य के सामने समस्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नात्सीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। तो 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे 29 के बाद, और काम धंधे बंद होते जा रहे थे क्योंकि बहुत मंदी छा गई थी 1929-30 में। मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था। नात्सी जो प्रोपेगेंडा था, तो नात्सी प्रोपेगेंडा में लोगों के बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। धीरे धीरे नात्सीवाद एक जन आंदोलन का रूप लेता गया और जर्मनी में नात्सीवाद को लोकप्रियता मिलने लगी और इस प्रकार से नात्सीवाद का उदय होता है, हिटलर का उदय होता है। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था, उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषण में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफी, जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। ये हिटलर द्वारा वादा किया जाता था और उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों को मुंह तोड़ जवाब देगा। हिटलर का आश्वासन दिया जाता था हिटलर द्वारा जर्मनी की जनता को। तो इस प्रकार से नात्सी पार्टी का धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़ती गई और 1929 तक बहुत ही लोकप्रिय हो गया जर्मन में नात्सी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नात्सी सोच के पहलू कौन से थे। तो नात्सी सोच के जो पहलू थे वो था, नात्सियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो नात्सियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए, जिसमें से पहला, हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियतता समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियों का जनसभाएं आयोजित की। नात्सियों द्वारा बड़ी बड़ी रैलियों का और जनसभाएं भी आयोजित की गई थी। हिटलर के प्रति भारी समर्थन जुटाने के लिए स्वास्तिक छापे लाल झंडे हिटलर द्वारा दिया गया था, नात्सी पार्टी द्वारा। तो नात्सी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियां की गड़गड़ाहट से सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नात्सियों ने अपनी धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा और एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए एक अवतार लिया हो। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। और तो इस प्रश्न से, इस चैप्टर से और है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें है लोकतंत्र को ध्वस्त करने के लिए हिटलर तथा नात्सियों का क्या कदम उठाया नात्सियों ने। तो हिटलर द्वारा जो कदम उठाए गए थे नात्सियों द्वारा लोकतंत्र को ध्वस्त करने के लिए, 28 फरवरी 1983 ईस्वी को अग्नि अध्यादेश यानी फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। कम्युनिस्टों का बर्बरतापूर्वक दमन किया गया था। नाजी पार्टियों द्वारा उसकी हत्याएं करवाई गई थी हिटलर के द्वारा। सभी राजनीतिक विरोधियों और गैर नात्सियों की हत्याएं की गई। जितने भी गैर नात्सी थे सभी की हत्या कर दी गई थी या फिर उन्हें यातना गृह भेज दिया गया था। नात्सी पार्टियों तथा उसे संगठनों के अतिरिक्त सभी पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और समाज पर निगरानी और नियंत्रण के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए थे। तो ये थे लोकतंत्र को जो हिटलर द्वारा ध्वस्त किया गया था नात्सी पार्टी द्वारा, और हिटलर द्वारा लोकतंत्र को इस प्रकार से ध्वस्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में आए 1923 के आर्थिक संकट पर टिप्पणी लिखिए। तो प्रथम विश्व युद्ध कर्ज लेकर लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध बहुत भयानक विश्व युद्ध जो हुआ था, तो बहुत ही इसमें आर्थिक क्षति हुई थी और इसमें कर्ज लेकर को लड़ा गया था। जर्मनी को हर्जाना भी स्वर्ण मुद्रा में देना पड़ा। और तीसरा है कि बड़ी मात्रा में कागजी मुद्रा छापने से जर्मनी में अति मुद्रास्फीति आ गई, वहाँ की मुद्रा मार्क की कीमत गिर गई। और चौथा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई
और इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए उसे अमेरिका से शर्तों पर आर्थिक सहायता लेनी पड़ी। और पांचवा है कि जर्मनी का कर्ज और हर्जाना न चुकाए जाने पर फ्रांसीसियों ने जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक इलाके पर कब्जा कर लिया था फ्रांस द्वारा, और उसके कोयले के भंडार क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया गया था, क्योंकि जर्मनी जो था सो आर्थिक जो क्षति हुई थी उसको चुकाने से साफ इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना के क्या कारण थे? तो वाइमर गणराज्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और सम्राट के त्याग पत्र के पश्चात वहां की संसदीय पार्टियों ने एक नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की, यही वाइमर गणराज्य था। और यह एक संघीय और लोकतांत्रिक गणराज्य था जिसका एक लोकतांत्रिक संविधान भी था। इसमें प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए औरत सहित सभी वयस्क नागरिकों के, यानी महिलाएं सहित सभी जो वयस्क नागरिक थे, समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त था। इसमें अनुपातिक चुनाव प्रणाली की व्यवस्था थी और धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाज़ी जर्मनी में बच्चों और युवाओं के प्रति अपनाई गई नीति का वर्णन करिए। तो नाज़ी जर्मनी में जो बच्चों और युवा के प्रति अपनाई गई थी जो नीति, तो उसमें से पहला नीति था कि बच्चों के लिए नाज़ी विचारधारा की जानकारी आवश्यक थी, उन्हें कठोर अनुशासन में रहकर इसकी शिक्षा दी जाती थी। नाज़ी विचारधारा की बच्चों को शिक्षा दी जाती थी कठोर अनुशासन में रह करके। और दूसरा है कि अवांछित बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था, जो अवांछित बच्चे थे उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। और तीसरा है कि जो बच्चे नाज़ी टेस्ट में पास हो जाते थे उन्हें पाला जाता था, और जो अवांछित थे उन्हें अनाथालय में डाल दिया जाता था। तो इस प्रकार से नाज़ी जर्मनी में बच्चों और युवाओं के प्रति नीति अपनाई गई थी। और चौथा है कि नाज़ी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया और उसे उसी पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। उन्हें यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करने को कहा जाता था। यहूदियों से नफरत, उस बच्चों को इस तरह से सिखाया जाता था कि यहूदी से नफरत करे और हिटलर की पूजा करे। खेलकूद के जरिए भी युवाओं में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई थी। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाज़ियों द्वारा यहूदियों के साथ कैसा बर्ताव किया गया था? तो नाज़ियों द्वारा यहूदियों के साथ बहुत ही बर्बरता पूर्वक उनके साथ व्यवहार किया जाता था। यहूदियों पर जुर्म की दस्ताना कई चरणों पर निम्न थी। जैसे पहला है कि पहले तो यहूदियों को जर्मनी की नागरिकता से बेदखल कर दिया गया था, जर्मनी की नागरिकता छीन लिया गया था। फिर उनसे कहा गया कि उन्हें जर्मनों के बीच रहने का कोई अधिकार नहीं, उसको समाज से बाहर कर दिया गया था। कई कानून उपाय कर उन्हें सरकारी सेवाओं से निकाल दिया गया था। उन्हें व्यवसाय का बहिष्कार किया, उसकी संपत्ति जब्त कर बिक्री कर दी गई और उनके संपत्तियों को लूटा गया, उनके घर जला दिए गए। दूसरा है कि सितंबर 1941 में यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपने छाती पर लगाकर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेजों और घरों को बाहर भी एक पहचान चिन्ह छुपा दिया गया। उन्हें घेटो बस्तियों में कष्टपूर्वक और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। यहूदियों को समूचे यूरोप में यहूदी मकानों, यतनाओं, गृहों और घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर करके मौत के कारखाने में लाया जाने लगा। उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया जाता था। तो इस प्रकार से यहूदियों के साथ देखा जाए तो बहुत ही बर्बरता अपनाया गया था और बहुत ही अत्याचार किया गया था नाज़ियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर के विचार किन दार्शनिकों के विचार पर आधारित था? तो हिटलर का विचार चार्ल्स डार्विन और हार्बर्ट स्पेंसर, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, उस पर आधारित था। 30 जनवरी 1933 को जर्मनी किस राष्ट्रपति ने हिटलर को चांसलर पद संभालने के लिए न्योता दिया था? तो राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर बनने के लिए न्योता दिया था। नाज़ी शासन में कुल कितने किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था? तो 52 किस्म के लोगों को नाज़ी शासन ने अपने दमन का निशाना बनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने सबसे बड़ी भूल क्या की थी? तो सोवियत संघ पर हमला करके सबसे बड़ी भूल की थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ किन किन देशों ने साथ दिया था जर्मनी को? तो जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में जो साथ दिया था इटली और जापान था, जो धुरी राष्ट्र कहा जाता है।
किन देशों को मित्र राष्ट्र कहा जाता है? तो फ्रांस, इंग्लैंड और रूस को, जिसमें अमेरिका भी बाद में शामिल हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में, तो उसे मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए कौन सा विकल्प चुना? तो हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना था। घेटो या दाबड़ा किसे कहा जाता था? तो यहूदी जो बाकी समाज से अलग रहा करते थे, अलग बस्तियों में रहा करते थे, उन्हें घेटो या दबड़ा कहा जाता था। नवंबर का अपराधी कहकर तो किसे बुलाया जाता था? तो बाइमन गणराज्य के समर्थकों को नवंबर का अपराधी कहकर बुलाया जाता था। नात्सीवाद क्या है? तो यह एक नात्सीवाद एक संपूर्ण व्यवस्था और विचारों की पूरी संरचना का नाम है, जिसका जनक हिटलर को माना जाता है। नात्सीवाद का जनक जर्मनी साम्राज्य में यह एक विचारधारा की तरह फैल गई थी, जो खास तरह के मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था? तो इनका विश्व दृष्टिकोण था, सभी समाज को जर्मन साम्राज्य के में बराबरी का हक नहीं था। वे नस्लीय आधार पर या तो बेहतर या फिर कमतर थे। उनका मानना था कि जर्मन आर्य सबसे उच्च कोटि की नस्ल है और इसे ही जीने का हक है, बाकी किसी को जीने का हक नहीं है, अतः इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। उनकी दूसरी दृष्टिकोण ये थी कि जीवन परिधि की भूमि राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। उनका मानना था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। उनका मानना था कि युद्धों से जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन, धन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यही कारण था कि युद्ध को चुना गया था आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर का उदय कब और कैसे हुआ? तो हिटलर ने 1919 ईस्वी में बर्कस पार्टी की सदस्यता ली और उसी पार्टी को फिर नया नाम दिया गया सोशलिस्ट पार्टी, और सोशलिस्ट पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। और मंदी के दौरान जब जर्मन अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी थी, काम धंधे बंद हो गए थे, मजदूर बेरोजगार हो गए थे, जनता लाचारी और भूखमरी में जी रही थी, तो नात्सियों ने प्रोपेगेंडा के द्वारा एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाकर अपना नात्सी आंदोलन चमका लिया और इसी के बाद चुनाव में 32% वोट से हिटलर जर्मन का चांसलर बना। तो हिटलर की राजनीतिक शैली कैसी थी? तो हिटलर की राजनीतिक शैली में निम्नलिखित बातें थी। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आइए हम देख लेते हैं। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन करने में विश्वास रखता था। वह लोगों को भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता की भावना पैदा करने के लिए बड़े बड़े रैलियों और सभाएं करता था। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट का प्रयोग किया करता था और भाषण खास अंदाज में दिया करता था। भाषणों के बाद तालियां भी खास अंदाज में नात्सी लोग बजाया करते थे। और चौथा है कि चूंकि उस समय जर्मनी भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, इसलिए वह खुद को मसीहा और रक्षा के रूप में पेश किया और जनता को इस तबाही से उबरने के लिए अपने आप को अवतार के रूप में जनता के सामने पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ? तो जब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कूदा तो धुरी राष्ट्रों को घुटने टेकने पड़े। इसके साथ ही हिटलर की पराजय हुई और जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहर पर अमेरिका के द्वारा जब बम गिराया गया तो इसी के साथ युद्ध का अंत हुआ था। महात्मा गांधी ने एडोल्फ हिटलर को क्या नसीहत दी? तो महात्मा गांधी ने एडोल्फ हिटलर को नसीहत दी थी कि महात्मा गांधी ने पत्र के माध्यम से एडोल्फ हिटलर को नसीहत दी थी कि हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर की प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों को गठजोड़ का मुकाबला कर सकती थी। तो ये महात्मा गांधी द्वारा हिटलर को संदेश दिया गया था पत्र के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स कौन था? उनके विचारों का 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति पर क्या असर पड़ा? तो कार्ल मार्क्स एक जर्मन यहूदी था जो इंग्लैंड में रहता था। वह एक विचारक था तथा उसके विचारों का प्रभाव रूस ही नहीं अपितु पूरे विश्व का जनता पर पड़ी और उसने अपने विचारों को अपनी पुस्तक जो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया था दास कैपिटल पुस्तक, तो उसमें उनके विचार थे और विचार का सीधा असर रूस के समाजवादियों पर पड़ा। उन्होंने उनके विचारों को अपने आंदोलन में शामिल कर लिया और उनके विचार इस प्रकार थे। कार्ल मार्क्स के विचार कि पहला था कि किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निजी संपत्ति पूंजीवाद की जननी है और सामंतवाद की जननी है। पूंजीपति लोग अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए मजदूरों का शोषण करते हैं और संसार भर में उत्पादन के संसाधनों पर किसानों और मजदूरों पर हक होना चाहिए तथा उन्हें शोषण से मुक्ति मिल सकती है। शांतिपूर्ण ढंग से पूंजीवाद नहीं मिट सकता, इसके लिए हड़ताल और क्रांतियां आवश्यक है। एक कार्ल मार्क्स के विचार थे जो उनके पुस्तक था दास कैपिटल, उसमें उनके विचार उस पुस्तक द्वारा विचारों को
शामिल किया गया था उस पुस्तक में, दास कैपिटल में, जो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया था। तो ये थे जिसका प्रभाव पूरे रूस पर पड़ा, और रूसी क्रांति जो 1917 में हुई थी उसका भी असर पड़ा। तो ये थे हमारे इस चैप्टर का, नाथसीवाद और हिटलर का उदय से चैप्टर का कुछ प्रश्न। थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।